कल हमने चैप्टर पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। आज हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। कल हमने बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था। आज हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोब्स भी कहते हैं, और इन माइक्रोब्स ये माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, हमारे लिए भी होते हैं, प्लांट्स के लिए भी होते हैं और एनिमल्स के लिए भी होते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड पैथागॉन्स। और जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स होते हैं हम उन्हें पैथागॉन्स कहते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। तो कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे खाने को स्पॉइल कर देते हैं, हमारे कपड़ों को स्पॉइल कर देते हैं, लेदर को स्पॉइल कर देते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? हम पैथागॉन्स कहते हैं। ओके, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बीमारी फैलाने वाले, वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, पैथागॉन्स एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, आवर फूड वी ईट। देखिए किस तरीके पैथागॉन्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी में एयर की सांस, जब हम सांस लेते हैं ना तो एयर की फॉर्म में एयर में मिक्स होते हैं, और ये सांस के थ्रू हमारे जब हम ब्रीथ लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो ये हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ये पानी के अंदर, पानी में होते हैं। जब हम पानी पीते हैं तो ये पानी की वजह से, हमारे खाने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। और या फिर कोई इन्फेक्टेड पर्सन होता है या जिस पर्सन को कोई बीमारी हो रही होती है वो हमारे कॉन्टैक्ट में आ जाता है, तो उसकी वजह से भी ये बीमारी फैल जाती है। जैसे आजकल कोविड-19 का बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है कि एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है कि कांटेक्ट में आने से एक दूसरे को लग जाती है, ठीक है ना। तो इसी तरह से माइक्रोब्स क्या करते हैं? बीमारी फैलाते हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से, और ये एनिमल्स में भी होता है और ह्यूमंस में भी होता है। माइक्रोब्स डिजीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, और थ्रू एयर की वजह से या कांटेक्ट में आने से एक हेल्दी पर्सन को भी क्या कर देती है? बीमार कर देती है। तो ऐसी बीमारी को कि जो किसी के कांटेक्ट में, फिजिकली किसी के कांटेक्ट में आने से फैलती है, उसे कहते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? संक्रमण वाली बीमारी। जो कहते हैं ना कि वो उसके कांटेक्ट में आने से संक्रमित हो गया है, तो इसको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीजेज इंक्लूड कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। ये सारी बीमारियाँ माइक्रोब्स की वजह से होती हैं, पैथागॉन्स की वजह से। व्हेन वी पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, जब भी कभी होता है ना कि किसी इंसान को जुकाम हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, और वो स्नीज़ करता है, छींक लेता है, तो उसकी कुछ ड्रॉपलेट्स अगर मॉइस्चर में हो जाती है, मॉइस्चर में वो स्प्रेड हो जाती है, तो उस मॉइस्चर में जाके वो एयर में मिक्स हो जाती है, और कोई दूसरा पर्सन किसी दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आने से वो उसको भी हो जाती है। तो कोई दूसरा पर्सन उसके कांटेक्ट में आ गया, वो बिल्कुल हेल्दी पर्सन है, लेकिन वो भी क्या हो जाता है? इन्फेक्टेड हो जाता है। ओके, देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट्स एज करियर्स ऑफ डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स। अब कुछ क्या होते हैं? कुछ इंसेक्ट होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं? दे एक्ट एज एन करियर्स, यानी इस बीमारी को ले जाने का काम करते हैं। जैसे कि हाउस फ्लाई को देखते हैं कि हाउस फ्लाई क्या करती है? कहीं भी गार्बेज में जाके बैठ जाती है, एनिमल्स एक्सक्रीटेड में बैठ जाती है, जैसे किसी वेस्ट पे बैठ जाती है, और आके हमारे ऊपर बैठ जाती है, हमारे खाने में बैठ जाती है। तो इससे क्या होता है? वो पानी में बैठ जाती है हमारे, तो इससे उस पे जो माइक्रोब्स होते हैं, पैथागॉन्स होते हैं, वो कहाँ होते हैं? उस फूड में आ जाते हैं, उस वाटर में आ जाते हैं, और उसको क्या कर देते हैं? वो कंटेमिनेटेड कर देती हैं। और उस कंटेमिनेटेड फूड को जब हम लोग लेते हैं, हम लोग खाते हैं, तो क्या होता है? हम भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, हम भी बीमार हो जाते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर्स या एडवाइस करते हैं कि हमेशा खाने को क्या करना चाहिए? ढक के रखना चाहिए, उसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। और बीमारी को फैलने से रोकने का यही एक तरीका है। अब हम मक्खियों को तो नहीं रोक सकते हैं कि मक्खी कब कहाँ से उड़ के आके कब कहाँ बैठ जाती है, तो प्रिवेंशन के लिए यही बेटर है कि हम क्या करें? खाने को कवर करके रखें। ओके, और दूसरा एग्जाम्पल है इसका एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो। एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो क्या फैलाता है? जिसकी वजह से मलेरिया होता है। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, एक पैरासाइट्स की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम इसके वायरस का नाम है। तो मॉस्किटो क्या करता है? पानी में, ये प्लाज्मोडियम क्या होता है? पानी में होता है, जो मच्छर पे क्या होता है? जनरली कहते हैं ना मच्छर की लार में ये प्लाज्मोडियम होता है, तो मच्छर की वजह से ये बीमारी फैलती है। और जो एडीज़ मॉस्किटो होता है, एडीज़ मॉस्किटो जो होता है उससे डेंगू फैलता है। ओके, ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर,
ये कहाँ पनपते हैं? पानी में पनपते हैं। तो कहते हैं ना कि कहीं भी पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, कूलर्स में, टायर्स में, फ्लावर पॉट्स में, कई जगह भी, घर के आसपास भी। तो हमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, हम अपने एटमॉस्फेयर को अगर हम साफ़ सुथरा रखेंगे तो पानी जमा नहीं होगा। पानी जमा नहीं होगा तो मच्छर नहीं पनपेंगे, उनके ब्रीड को हमको रोकना है। तो उससे क्या होगा कि वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन एंड बेटर देन क्योर। अगर बीमारी का इलाज करने से अच्छा है कि उस बीमारी से बचा जाए, उसको फैलने से रोका जाए। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये टेबल बनी है जिसमें क्या ह्यूमन डिजीज़ेज़ हैं और कॉजिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन हैं और उनके प्रिवेंशंस दिए हुए हैं। तो देखिए ट्यूबरक्लोसिस किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। और इसका ट्रांसमिशन मोड क्या है? एयर। हवा में जो बैक्टीरिया होता है उससे ट्यूबरक्लोसिस फैलता है। और इनके कॉजेज़ क्या है? देखिए मेजल्स वायरस के थ्रू फैलता है, ये भी एयर के मोड, ट्रांसमिशन मोड इसका भी एयर है। चिकन पॉक्स भी वायरस से फैलता है, इसका ट्रांसमिशन मोड भी एयर है और किसी के कॉन्टैक्ट में आने से। और पोलियो भी क्या है? एक ये वायरस से फैलता है और ये भी एयर की वजह से होता है और पानी की वजह से होता है कि कंटेमिनेटेड वाटर अगर हमने ले लिया तो उसकी वजह से फैलता है। इसके लिए हमें प्रिवेंशन क्या करने चाहिए? कि कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। आइसोलेशन वर्ड आपने आजकल बहुत सुना होगा कि आइसोलेशन कर रहा है, उसको आइसोलेशन में रखा है ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ कोविड-19, क्योंकि आजकल कोविड-19 बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। तो आइसोलेशन का मतलब होता है कि बिल्कुल अलग थलग रखना, किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं आए जो, ठीक है ना। एंड कीप द पेशेंट्स बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट्स अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज। ये वैक्सीनेशन का काम तो ये बचपन में होता है, छोटी उम्र में किया जाता है। ओके, एंड कॉलेरा फैलता है बैक्टीरिया से, ये भी वाटर और कंटेमिनेटेड फूड की वजह से होता है। टाइफाइड भी बैक्टीरिया से फैलता है, ये भी कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से होता है। और इसके प्रिकॉशंस हैं: मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन। तो वही है कि अपने आप को हाइजीन रखिए और सैनिटाइजिंग हैबिट्स रखिए और खाना जो है पका हुआ खाइए और पानी बॉयल वाटर लीजिए। हेपेटाइटिस ए भी वायरस से फैलता है, इसका भी ट्रांसमिशन मोड वाटर है। इसके लिए प्रिवेंशन है कि वाटर को क्या करें? बॉयल करके पिएं। मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है, मॉस्किटो से। प्रोटोजोआ इसका बैक्टीरिया है, माइक्रो ये पैथोकॉन्स है और मॉस्किटो इसका ट्रांसमिशन मीड है। ये क्या होता है? इसके पैरों पर चिपक के आ जाता है, प्रोटोजोआ है ना। ये भी पानी में, जमे हुए पानी में पनपता है। यूज़ मॉस्किटो नेट एंड रेपेलेंट्स। हाँ, इसके स्प्रे लो, इंसेक्टिव जो है ना, इंसेक्टिसाइड जो स्प्रेज होते हैं उन्हें लो, या फिर क्या करो? मॉस्किटो नेट का यूज़ करो इसके प्रिवेंशन के लिए। और कहीं भी अपने आसपास पानी को इकट्ठा नहीं होने दो अपने सराउंडिंग में। ओके, नाउ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन एनिमल्स। अब एनिमल्स में कौन कौन से फैलाते हैं? जैसे सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन्स एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। केवल ह्यूमन एंड प्लांट्स में नहीं, एनिमल्स में भी ये डिजीज़ फैलाते हैं पैथोकॉन्स। फॉर जैसे कि एंथ्रेक्स का नाम हमने सुना था अभी काफ़ी साल पहले, इंडिया में भी आया था, ये फॉरेन से आई थी बीमारी। इट्स अ डेंजरस ह्यूमन एंड केटल्स डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियम, फुट एंड माउथ डिजीजेज ऑफ कैटल कॉज्ड बाय वायरस। तो ये भी एक बहुत ही फैटल डिजीज़ होती है जो कैटल्स में भी होती है। And a disease causing microorganism in plants. Several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. इन सब में क्या होती है? इनमें भी बीमारी होती है। इससे क्या होता है? इसमें ये क्या करती है? ये डिजीज़ क्या करती है? यील्ड को रिड्यूस कर देती है क्रॉप में। अगर ये यील्ड को रिड्यूस कर देगी तो उसके प्रोडक्शन में क्या हो जाएगा? इफेक्ट पड़ जाएगा, उसका प्रोडक्शन रुक जाता है। ओके, तो इसको कंट्रोल किससे करते हैं हम? कंट्रोल करने के लिए भी केमिकल्स का यूज़ करते हैं हम, इन्हें रोकने के लिए इनमें छिड़काव किया जाता है मेडिसिन और केमिकल्स का। देखिए ये प्लांट डिजीज़ हैं, ये केट्रोस्कैंकर्स है, ये बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। ये रस्ट ऑफ व्हीट है, ये फंगी है। एंड येलो वेन है, ये वायरस के थ्रू फैलता है। इसका ट्रांसमिशन मोड इंसेक्ट है। ओके, यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच वी किल द माइक्रोब्स। ये अभी मैंने बताया था कि हम जब ये रस्ट वगैरह हो जाता है प्लांट्स में, कोई डिजीज़ हो जाती है, तो इसमें हम क्या करते हैं? केमिकल्स को स्प्रे करवाते हैं। ओके, फूड पॉइजनिंग। बूजो वॉज इन्वाइटेड by his friend to a party and he ate a variety of food stuff। अब देखो फूड पॉइजनिंग क्या होती है? बूझो एक पार्टी में फ्रेंड को बूझो बुलाया एक फ्रेंड की पार्टी में जाती है, वहाँ वो क्या करते हैं? वैराइटीज ऑफ फूड स्टफ खाते हैं, बहुत सारा खाना वहाँ पे खाते हैं। और जब उसके बाद खाने के बाद जब वो घर आते हैं तो उसको क्या होती है? वॉमिटिंग होती है, उल्टियाँ होने लगती हैं। एंड ही हैड टू टेकन टू, और उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और फिर डॉक्टर कहते हैं कि फिर पता चलता है कि इसने क्या किया है?
इनको फूड पॉइजनिंग हो गई, यानी इन्होंने कोई भी कंटामिनेटेड फूड ले लिया है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन अवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। देखो, फूड पॉइजनिंग, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ये हमारे खाने के ऊपर बैठ जाते हैं और उस खाने को क्या करते हैं, सड़ाना शुरू कर देते हैं, उसे ख़राब करना शुरू कर देते हैं और उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। और उस खाने को जब हम खाते हैं तो उससे हमें क्या होती है, बीमारी होती है। वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस उसमें रिड्यूस करते हैं, जिस वजह से हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है और पॉइजनस हो जाता है फूड इससे बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा सीरियस इलनेस हो जाती है, कभी कभी तो डेथ भी हो जाती है फूड पॉइजनिंग की वजह से। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल। तो हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने खाने को सड़ने से बचाना चाहिए। ओके, फूड प्रिवेंशन। अब देखो फूड को कैसे फूड प्रिजर्वेशन, अब हम अपने फूड को कैसे प्रिजर्व करेंगे। जैसे कि हमने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा था कि मेथड ऑफ यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर, खाने को कैसे प्रिजर्व किया जाता है और कैसे स्टोर किया जाता है खाने को या ग्रेन्स वगैरह को, ठीक है ना। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम, किस तरह से करते हैं हम अपने खाने में, क्या करते हैं, खाने को बनाते हैं और क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। तो इस तरह से हम उसको प्रिजर्व कर लेते हैं जिससे कि ख़राब ना हो खाना। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज अंडर द मॉइस्ट, जैसे ब्रेड है उसको, जैसे बरसात के रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा होता है, उसके ऊपर मॉइस्ट आ जाता है, फंगस हो जाती है ब्रेड पे, ग्रीन ग्रीन कलर की, ब्राउनिश कलर की, है ना। तो वो भी किसकी वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। ओके, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब भी हमारे खाने पर अटैक करते हैं तो क्या करते हैं, उसकी स्मेल को भी चेंज कर देते हैं, उसमें बहुत गंदी स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फूड इट स्पॉइलिंग ऑफ अ फूड केमिकल रिएक्शन। क्या ये कहते हैं कि क्या उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होती है जो इस वजह से उसमें स्मेल आने लग जाती है, उसका कलर चेंज होने लग जाता है, उसका टेस्ट चेंज होने लग जाता है। पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज। पहेली क्या करती है, मैंगोज खरीद के लाती है, कुछ आम खरीद के लाती हैं और उनको कुछ दिनों तक खा नहीं पाती है, कि कुछ दिनों तक खा नहीं पाती है। तो उसके बाद वो क्या देखती हैं कि दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटन, वो ख़राब हो गए, सड़ गए। बट शी नोज दैट द मैंगोज पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वो क्या देखती है कि मैं मैंगो ख़रीद के लाई हूँ और कुछ दिनों बाद वो सड़ गए हैं, लेकिन उसको ये भी समझ में नहीं आता है कि उसकी दादी माँ ने जो अचार बनाया होता है, वो भी आम से बना होता है, लेकिन वो तो नहीं सड़ता है, लेकिन ये आम क्यों सड़ गए हैं। तो लेट अस study the common methods for preventing food in our homes. We have to save it from the attack of microorganisms. तब हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह से अपने फूड को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से बचाते हैं। अब वो क्यों नहीं सड़ता है, कि हम सॉल्ट और कॉमन ऑयल्स वगैरह और कुछ केमिकल्स हम उसमें मिक्स करते हैं, इसलिए वो नहीं सड़ पाता है। अब देखते हैं, सॉल्ट एंड ईडेबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, सॉल्ट और जो ऑयल होता है ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकने का काम करता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसीलिए हम उनको प्रिजर्वेटिव्स भी कहते हैं। वी एड साल्ट एंड ऑल्सो प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। अब हम क्या करते हैं, नमक और ऑयल तो हम डालते ही हैं, सॉल्ट एंड ऑयल तो पिकल्स में डालते हैं, लेकिन हम उसमें कुछ केमिकल भी मिलाते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ये दो केमिकल्स ऐसे हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ये बहुत ही कॉमन प्रिजर्वेशन है, इनको हम किसी चीज़ में मिलाते हैं। जैसे जनरली जब टमाटर की चटनी बना के रख देते हैं, बहुत सारी स्टोर करके रख देते हैं, तो उसमें सोडियम बेंजोएट मिला देते हैं, तो इससे क्या होता है, वो ख़राब नहीं होता है काफ़ी टाइम तक। जनरली कोई लोग 6 महीने साल भर तक उसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, बेस्ट प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। दिस आर ऑल्सो यूज इन जैम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक दिस स्पॉइलेज। तो जैसे जनरली होता है ना, जैम्स और स्क्वैशेस जो होते हैं ये लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर किए जाते हैं, अचार वगैरह, तो इनमें क्या करते हैं, हम ये प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हैं, तो इसकी वजह से हमारा सामान जो होता है, हमारा फूड ख़राब नहीं होता है। दैन प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट हैज़ बिन यूज टू प्रिजर्व meat and fish for ages. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve आंवला, raw mangoes और tamarind आदि ना। तो इसमें क्या होता है, सॉल्ट भी जो होता है मीट और फिश को क्या करता है, कई सालों तक प्रिजर्व करके रखता है। अगर हमको ड्राई सॉल्ट को अगर हम उसके ऊपर लेयर बना दें मीट के ऊपर या फिश के ऊपर, तो कई सालों तक उसको बचा के रखता है। वो क्या करता है, जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उनको रोक लेता है, जिससे कि वो ख़राब नहीं होते हैं।
एंड प्रिजर्वेशन बाय शुगर। अब शुगर के थ्रू जेम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस जो होते हैं, इनमें प्रिजर्वेटिव का काम कौन करता है? शुगर करती है, क्योंकि जेम्स, जेलीज ये में तो नमक नहीं डालते, ये तो मीठी चीज़ें होती हैं, इनमें नमक नहीं पड़ता, तो इनमें प्रिजर्वेटिव कौन है इसमें? शुगर। तो ये क्या करता है? शुगर क्या करता है? रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विद इनहैबिटेड द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया विद स्पॉइल फूड। तो मॉइस्चर से भी पनपते हैं ये, इनकी ग्रोथ जो होती है मॉइस्चर में भी होती है, तो ये क्या करते हैं? मॉइस्चर को रोक लेती है, ठीक है ना, जिससे जब शुगर मॉइस्चर को रोक लेगी तो क्या होगा? मॉइस्चर नहीं होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी और हमारा खाना स्पॉइल होने से बच जाएगा। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब ऑयल एंड विनेगर के थ्रू देखो किस तरह से प्रिजर्व करते हैं हम। जनरली देखिए, यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. Vegetables, fruit, fish and meat are often preserved by this method. किसकी वजह? विनेगर से, ऑयल एंड विनेगर से, ठीक है ना। इससे भी हम क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी ऑयल और विनेगर भी क्या है? प्रिजर्वेटिव का काम करता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, देखो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से भी होता है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे दूध को ले लो, घरों में क्या होता है, जैसे जब हम घरों में दूध गर्म करते हैं तो क्या होता है? पहले उसको गर्म किया जाता है और फिर उसके बाद ठंडा किया जाता है। तो हीट एंड कोल्ड प्रिजर्व, दूध गर्म किया, उसके बाद उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया, तो क्या हो गया? प्रिजर्वेटिव हो गया, वो सड़ने से, खराब होने से, दूध फटने से बच जाता है ना। सिमिलरली वी केप्ट, इसी तरह से हम अपने खाने को भी करते हैं कि पहले खाना बनाते हैं, गरम गरम खाना बनता है, उसके बाद जो बच जाता है उसको हम लोग फ्रिज में रख देते हैं, राइट। एंड पेस्चराइज मिल्क, अब देखिए, वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल। अब बात ये होती है कि जो मिल्क पैकेट्स में आता है, जैसे जो ये ब्रांड्स बिकते हैं ना दूध के, तो ये उनके पैकेट आते हैं, मिल्क के पैकेट आते हैं, तो ये ख़राब क्यों नहीं होता? तो ये क्या करते हैं, इनमें भी हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं लेकिन ये ख़राब नहीं हो पाते, तो इनको पास्चराइज़ करते हैं, इनको पास्चराइज़ करके रखते हैं जिससे कि ये ख़राब नहीं होता। अब पास्चराइज़ का प्रोसेस क्या होता है? ये जनरली ये लेबोरेटरीज़ में किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिल्क को गर्म करते हैं 15 से 30 सेकंड्स तक, और उसके बाद इमीडिएटली उसको चिल्ड कर देते हैं, बहुत ही ठंडा कर देते हैं, और ठंडा करने के बाद उसको स्टोर कर देते हैं, चिल्ड करके उसको पैकेट्स में बंद करके स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो ख़राब नहीं होता। वो इससे इस ख़राब क्यों नहीं होता है कि इस मेथड से क्या होता है, माइक्रोब्स की ग्रोथ रुक जाती है और वो ख़राब होने से बच जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मेथड को लुई पास्चर ने डिस्कवर किया था, इसीलिए उनके नाम पर उसको पास्चराइजेशन कहते हैं। स्टोरेज एंड पैकिंग, these days dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of the microbes। जब नम ह्यूमिडिटी में ये लोग ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, तो जब नमी ही नहीं रहेगी, एयर टाइट होगा, सील्ड होगा, तो इनकी ग्रोथ पे भी रोक लग जाएगी। देन नाइट्रोजन फिक्सेशन, देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, मैंने लास्ट उसमें भी बताया था आपको, लास्ट वीडियो में जब मैंने पढ़ाया था आपको स्टार्टिंग में। देखिए लर्न पढ़ाई राइजोबियम के बारे में आपने पढ़ा होगा, 6 में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे दाल के प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है ना। एंड राइजोबियम लिव्स इन द रूट ऑफ द नूडल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। और इन प्लांट्स की जड़ों में जो होता है राइजोबियम होता है, वो जड़ों में जो गांठ के फॉर्म में होता है राइजोबियम होता है। तो ये क्या करता है, सच एज बीन एंड, जैसे कि राइजोबियम प्लांट्स कौन से होते हैं, बीन्स होते हैं, पीज होते हैं, विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एक दूसरे की सहयोगी होती है, भागीदारी होती है, यानी एक दूसरे को बराबर हेल्प करते हैं। जैसे कि प्लांट एंड राइजोबियम में क्या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है कि प्लांट क्या करता है, राइजोबियम को फूड देता है और राइजोबियम प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ओके। एंड समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। और कभी कभी क्या होता है, जब बिजली गिरती है ना, तो उससे भी नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है, ओके। बट यू नो दैट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यू मे वंडर, देखो 70% हो, ये उतना तो पता ही है कि एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट होता है। अब देखिए 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, और नाइट्रोजन साइकिल है। अब देखिए मैं आपको ये सारा जो है नाइट्रोजन साइकिल आपको एक्सप्लेन करती हूँ।
देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में ये तो पता ही आपको 78% नाइट्रोजन गैस होता है. नाइट्रोजन वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स. ठीक है. देन इस डायरेक्टली नाइट्रोजन को हम एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है. डायरेक्टली कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसको डायरेक्टली नहीं ले सकते. सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो भी क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है. वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसको क्या कर देती है, नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देती है और सॉइल में मिक्स कर देती है, जिससे प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है. एंड नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स. इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट from the soil through their root system, and nitrogen is then used for the synthesis of plant proteins and other compounds. Animals feeding on plants get these proteins and other nitrogen compounds. अब एनिमल्स को कैसे मिलती है, जब प्लांट्स ने उसको सॉइल से एब्जॉर्ब कर लिया अपने रूट के थ्रू, तो जब एनिमल्स उस प्लांट को खाते हैं तो क्या होता है, उसके प्लांट्स के थ्रू, उनके फूड के थ्रू एनिमल्स को भी प्रोवाइड हो जाती है. ठीक है. अब देखिए ये पूरा आपको नाइट्रोजन साइकिल समझाते हैं. ऊपर यही सब लिखा है इसमें. एटमॉस्फेयर से ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है सबसे पहले. अब ये लाइटनिंग के थ्रू आती है, बिजली कड़की अर्थ पे आ गई. ठीक है. और एक तो बिजली कड़कने से डायरेक्टली हम सॉइल में आ जाती है, और दूसरा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं और नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करके सॉइल में मिक्स कर देते हैं. उसके बाद बैक्टीरिया टर्न्स फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड. इसमें कन्वर्ट कर दिया उन्होंने. देन कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल में मिक्स हो गई, या फिर लाइटनिंग के थ्रू डायरेक्ट सॉइल में आ जाती है, या फिर बैक्टीरिया के थ्रू उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में ब्रेक करके सॉइल में मिक्स कर देते हैं. उसके बाद या वो डायरेक्टली बैक्टीरिया क्या करता है, टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेस नाइट्रोजन, और उसके बाद उसको क्या करता है, गैसेस नाइट्रोजन में जितना सॉइल में मिक्स करना होता है उतना सॉइल में मिक्स कर देता है. बाकी क्या करते हैं, गैसेस कंपाउंड में उसको रिलीज़ कर देता है, गैसियस नाइट्रोजन को. ठीक है. उस नाइट्रोजनस कंपाउंड को गैस में कन्वर्ट करके उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देता है, या फिर क्या करता है, अपटेकिंग बाय प्लांट्स. और वो प्लांट्स भी उस सॉइल के थ्रू उसको ले लेते हैं. फिर वो एनिमल्स उस प्लांट्स को खाते हैं. फिर एनिमल्स के खाने के बाद क्या होता है, नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है, जो वो वेस्ट करेंगे वो भी नाइट्रोजनस होगा जब वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करेंगे तो. और या फिर क्या होता है, जब कोई एनिमल डेड हो जाता है तो उसमें भी नाइट्रोजन होता है, तो वो डेड होके भी क्या करते, जब कोई एनिमल मर गया तो क्या होगा, अर्थ पे ही पड़ा रहेगा, मिट्टी पे ही रहेगा, वो हमारी सॉइल पे ही. तो सॉइल में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो अगेन उसको फिक्स कर देते हैं, उस नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, और उसके डेड एनिमल को भी और एनिमल के वेस्ट, वो नाइट्रोजनस वेस्ट को भी. ठीक है. उसके बाद उसको फिक्स कर दिया, फिर जितना कम अमाउंट उसने सॉइल में मिक्स करना था सॉइल में मिक्स हो गया. बाकी बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स क्या करते हैं, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेस नाइट्रोजन, और उसके बाद अगेन वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है. तो ये पूरा नाइट्रोजन साइकिल है. तो इस चैप्टर में इतना ही है. तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. अब कल हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, और आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अपनी NCERT की बुक से रीड करना है, और एक्सप्लेन मैंने आप ये इन 2 वीडियो में 2 पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया है. ओके.